नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म कंपटीशन कमेटी पर एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं ऑर्डर एंड रैंकिंग का पार्ट 3। यानी कि इससे पहले हम लोगों ने ऑर्डर एंड रैंकिंग के 2 पार्ट्स कवर अप किए, जहां पर अगर मैं बात करूं तो ऑर्डर एंड रैंकिंग पर बेस्ड 5 वेरियस कॉन्सेप्ट्स की हम लोगों ने चर्चा करी। यानी कि 5 अलग अलग प्रकार के कॉन्सेप्ट्स को हम लोगों ने सीखा और साथ ही साथ यह भी जाना कि विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर कैसे हम इन कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं चुटकियों में विद इन सेकेंड्स। तो अगर मैं आज के सेशन की बात करूं तो जैसे कि मैंने आप लोगों को ऑर्डर एंड रैंकिंग के पार्ट 1 में ही बता दिया था कि यहां पर हम लोग 6 अलग अलग कॉन्सेप्ट्स की चर्चा करेंगे, यानी कि 5 कॉन्सेप्ट्स की चर्चा हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज के सेशन की यदि मैं बात करूं तो आज के सेशन की शुरुआत हम लोग करेंगे छठवें कॉन्सेप्ट के साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो अभी तक जो भी कॉन्सेप्ट्स हम लोगों ने कवर अप किए हैं उन कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड क्वेश्चंस की हम लोग यहां पर चर्चा करेंगे और साथ ही साथ आप यह भी जान पाएंगे कि अलग अलग एग्जाम में आपके उन्हीं कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और कैसे हम उन क्वेश्चंस को विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर आसानी के साथ में बना सकते हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का सेशन, काफी आपको मजा आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और सीधे शुरुआत करेंगे यहाँ पर हम लोग प्रश्न के साथ। प्रश्न की यदि मैं बात करूं तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यानी कि अगर हम बात करें, जैसे कि मैंने आप सभी विद्यार्थियों को कहा था कि ऑर्डर एंड रैंकिंग ना सिर्फ इसलिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है कि यहाँ पर हम ऑर्डर एंड रैंकिंग के बारे में जानते हैं, बल्कि मैंने आपको कहा कि सिटिंग अरेंजमेंट और पजल से रिलेटेड जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसका भी कहीं ना कहीं आप बेस क्या करते हुए दिखाई देंगे, डेवलप करते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पर आपको कुछ इसी प्रकार का प्रश्न देखने को मिल रहा है। यानी कि यहाँ पर आपको दी गई इंफॉर्मेशन के आधार पर क्या करना है, अरेंजमेंट बनाना है और यह भी आपको प्रश्न देखने को मिलता है आपकी परीक्षाओं में। तो इस पर आधारित प्रश्नों की भी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल यहाँ पर हमको समझ लेते हैं कॉन्सेप्ट को। यानी कि यहाँ पर अप्रोच हमारा क्या होना चाहिए, तो दिए गए इंफॉर्मेशन के आधार पर हमें केवल और केवल क्या करना होता है, स्ट्रक्चर बनाना होता है और बाद में इन स्ट्रक्चर्स को हमें मर्ज कर देना होता है दी गई कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए। तो अगर हम बात करें यहाँ पर दिए गए इंफॉर्मेशन की, तो बोला है के इज टॉलर देन एल। के क्या है, देखो के एल से लंबा है। अब के एल से लंबा है यानी कि सबसे लंबे व्यक्ति का क्रम यदि हम ऊपर की ओर रखें तो इसको हम कैसे अरेंज कर सकते हैं, तो के इज टॉलर देन एल यानी कि के कहीं क्या होगा, एल के ऊपर होगा। इस प्रकार से हम इसको अरेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो हमें ध्यान देना होता है, ये ध्यान देना होता है कि के अगर एल से लंबा है, इट मीन्स ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि के जस्ट नीचे में एल होगा या के से जस्ट छोटा एल ही होगा। इसके अलावा भी यहाँ पर दिए गए पर्सन्स में से कोई के और एल के बीच में हो सकता है, जब तक कि यहाँ पर इमीडिएट या ओनली शब्द आपको दिखाई ना दे। हिंदी की अगर हम बात करें तो केवल या फिर तत्काल शब्द आपको दिखाई ना दे। क्लियर। तो इस प्रकार के कुछ शब्दों से हम क्या करेंगे, यहाँ पर आइडेंटिफाई करेंगे कि इनके बीच में व्यक्ति हो सकते हैं अथवा नहीं हो सकते। यहाँ पर लैंग्वेज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। यदि आपका लैंग्वेज पर कमांड बेहतर नहीं है तो आप इस प्रकार के प्रश्नों में स्ट्रगल कर सकते हैं। अब यदि हम बात करें कि लैंग्वेज पर कमांड आएगा कैसे, तो जब हम बात करते हैं लैंग्वेज पर कमांड की, तो लैंग्वेज पर कमांड आता है आपका प्रश्नों के अभ्यास से। जैसे जैसे आप प्रश्नों का अभ्यास करते जाएंगे वैसे वैसे आपकी लैंग्वेज पर कमांड और बेहतर होती चली जाएगी। तो फिलहाल यहाँ पर प्रश्न को बनाने के लिए अप्रोच हमारा कैसा होना चाहिए, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर बोला है के इज टॉलर देन एल, एम इज टॉलर देन एन। एम क्या है, एन से टॉलर है, बट शॉर्टर देन ओ। अब एम एन से तो टॉलर है लेकिन ओ से क्या है, छोटा है। यहां तक क्लियर। आगे की यदि मैं बात करूं तो बोला है एल इज शॉर्टर देन एन। एल क्या है, एन से छोटा है एंड एन इज टॉलर देन के। अब एन क्या है, के से भी बड़ा है और एल क्या है, एन से छोटा है, लेकिन साथ ही साथ हमें यह भी पता है कि के से भी क्या छोटा है, यानी कि हो जाएगा एल। इस प्रकार 5 व्यक्तियों का जो आपका लंबाई का सीक्वेंस है वो आपको देखने को मिल गया। यानी कि ओ क्या हो जाएगा, सबसे टॉलेस्ट हो जाएगा, एम उससे छोटा हो जाएगा, एन उससे छोटा, फिर उससे छोटा के और सबसे छोटा देखने को मिलेगा आपको एल। प्रश्न की अगर हम बात करें तो पूछा है हु इज द सेकंड शॉर्टेस्ट पर्सन, यानी कि शॉर्टेस्ट पर्सन तो ये है और सेकंड शॉर्टेस्ट पर्सन की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, के, यानी कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इस प्रकार से हम आसानी से बनाएंगे। प्रश्नों के स्तर में भी हम यहाँ पर बढ़ोतरी करेंगे कॉन्सेप्ट के साथ साथ। क्लियर। चलिए अगले यदि मैं प्रश्न की बात करूं तो एसएससी जीडी 2021 बिल्कुल लेटेस्ट एग्जाम में पूछा गया प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है। 6 friends A, B, C, D, E and F have different heights. A is taller than only C and E. समझिए बात को, A is taller than only C and E. यानी कि A की अगर हम बात करें तो 6 में से A क्या है, केवल 2 व्यक्तियों से बड़ा है। किससे किससे,
सी से और ई से। अब अगर हम बात करें सी और ई की तो इनकी दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो ई सी से छोटा होगा या तो ई क्या होगा, सी से बड़ा होगा। लेकिन ये हमें पता है कि ए केवल और केवल दो व्यक्तियों से बड़ा है अमंग 6 पर्सन। इट मीन जो 3 व्यक्ति बचे हुए हैं वो कहाँ होंगे, ए के ऊपर होंगे या ए से ज्यादा लंबे होंगे। इतना क्लियर। इस प्रकार से अरेंजमेंट आप इसको बना सकते हैं। आगे की यदि मैं बात करूं तो बोला है बी शॉर्टर देन डी। बी क्या है, डी से छोटा है, बट डी इज नॉट टॉलेस्ट। लेकिन डी की अगर हम बात करें तो टॉलेस्ट नहीं है। तो समझिए बात को, डी टॉलेस्ट नहीं तो डी सबसे टॉप पे नहीं हो सकता। इट मींस यहां पर हम बैठा लेंगे डी को और यहां पर एक ही जगह बची किसके लिए, बी के लिए। अब अगर हम बचे हुए व्यक्ति की बात करें तो बचा हुआ व्यक्ति है एफ, यानी कि एफ को हम बैठा लेंगे कहां, टॉप पर। 6 व्यक्तियों का ये अरेंजमेंट हमारा बन करके तैयार है। लेकिन इन 6 व्यक्तियों के अरेंजमेंट में अगर हम बात करें कि सबसे छोटा कौन है, या अगर हम बात करें कि सेकंड शॉर्टेस्ट पर्सन कौन है, जैसा कि आपने लास्ट क्वेश्चन देखा, तो इनका उत्तर हम यहाँ पर नहीं दे पाएंगे। लेकिन अगर हम पूछे गए प्रश्न की बात करें तो पूछा क्या, हु इज द टॉलेस्ट अमंग देम ऑल, यानी कि दिए गए व्यक्तियों में सबसे लंबा कौन है। तो सबसे लंबे की अगर हम बात करें तो इसके लिए हम बिल्कुल कंफर्म है कि सबसे लंबा कौन हो जाएगा, एफ हो जाएगा, और वही हमें बताना है। लेकिन यदि आपसे सी और ई की पोजीशन की बात करता, यानी कि शॉर्टेस्ट और सेकंड शॉर्टेस्ट की बात करता, तो वहां पर हम प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग क्या करते, ऑप्शंस का चयन करते। सीएनडी दिखाई देगा तो सीएनडी आइदर और दिखाई देगा तो आइदर और के साथ में जाएंगे। एक ही यहाँ पर अगर पोजीशन की वैल्यू दिखाई देगी तो उस ऑप्शन के साथ में जाएंगे। ऑप्शन का प्रायोरिटी ऑर्डर मैं आपको टॉपिक वाइज ही अलग अलग टॉपिक्स के माध्यम से बताता आ रहा हूँ। क्लियर। यानी कि इस प्रश्न का अगर हम आंसर की बात करें, इस प्रश्न के उत्तर की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बात करते हैं फिलहाल अगले पूछे गए प्रश्न की। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देयर आर 6 फ्रेंड्स पी क्यू आर एस टी एंड यू। टी सिक्योर्ड द मोस्ट मार्क्स, यानी कि अगर हम बात करें इनके प्राप्तांकों की तो टी के जो प्राप्तांक हैं वो क्या है, सबसे अधिक हैं। समझिए, टी ने सबसे अधिक अंक प्राप्त किए। टी ने सबसे अधिक अंक प्राप्त किए। व्यक्ति कितने हैं, 5 और 1 6। यानी कि अगर हम 6 व्यक्तियों का एक सीक्वेंस बनाएं तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। आगे की अगर हम बात करें तो बोला जबकि क्यू ने सबसे कम अंक प्राप्त नहीं किए, यानी कि सबसे बॉटम पर आपको क्यू देखने को नहीं मिलेगा। यहां तक क्लियर। आगे की यदि मैं बात करूं तो बोला है आर के अंक एस से अधिक थे। आर के जो अंक है वो कहां है, एस से अधिक है। क्यू के अंक एस से कम है। क्यू के अगर हम अंक की बात करें तो क्यू के अंक क्या है, एस से कम है। यानी कि इन तीनों का सीक्वेंस कुछ इस प्रकार से बनेगा। आगे की अगर हम बात करें तो एस के अंक यू से अधिक थे। एस का जो अंक है वो यू से भी अधिक है और किससे भी अधिक है, क्यू से भी अधिक है। आगे की यदि मैं बात करूं तो बोला पी के अंक क्यू से अधिक थे। अब पी का अंक क्या है, क्यू से ज्यादा है। पी कहां बैठेगा, कहीं क्यू के ऊपर बैठेगा। आर को दूसरा उच्चतम अंक नहीं मिला। समझिए, टॉप पर तो हमें पता है कि कौन है, टी है। अब दूसरा उच्चतम अंक अगर आर को नहीं मिला, यानी कि आर यहां नहीं बैठ सकता। अब बचे हमारे पास 3 पोजीशन और हमें पता है आर के नीचे एटलीस्ट हमें 2 बंदों को तो रखना ही रखना, और उन 2 बंदों की अगर हम बात करें तो उनमें क्यू यहां पर नहीं आ सकता। यानी कि अब 3 पोजीशन में हमें इन 3 व्यक्तियों को बैठाना है। यानी कि यहाँ पर कोई भी पॉसिबल स्ट्रक्चर बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा फिलहाल के लिए, तो हम इसको यहाँ पर फिक्स कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि आर को हम टॉप पर रख नहीं सकते थे। अब आर के लिए इसके ऊपर कोई जगह नहीं थी, और आर को अगर इससे नीचे हम रखते तो आर से नीचे एस को भी रखना था और एस के नीचे क्यू को भी रखना था, और हमें पता है क्यू बॉटम मोस्ट नहीं हो सकता। अब अगर हम बात करें इन 2 कंडीशंस की तो यहाँ पर बोला है पी क्यू से बड़ा है तो क्यू के ऊपर में एक ही स्थान बचता है, सेकंड हाईएस्ट। और अगर हम बात करें यहाँ पर एस से नीचे यू है तो एक ही स्थान बचता है, लोअर मोस्ट। क्लियर। अब यहां पर अगर हम बात करें पूछे गए प्रश्न की तो पूछा है सबसे कम अंक किसने प्राप्त किए, तो आंसर क्या हो जाएगा, यू। यानी कि अगर आपने इसको सीख लिया तो सिटिंग अरेंजमेंट पर बेस्ड क्वेश्चंस में आपको कोई भी कठिनाई नहीं होने वाली है। पेशेंस के साथ आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, स्ट्रक्चर्स बनाने हैं, और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं जब आपको ठीक ठाक प्रश्नों का अभ्यास हो जाता है तब आप क्वेश्चंस को आसानी से बना पाएंगे। यानी कि आपको समय जो है पहले की अपेक्षा वो कम लगता हुआ दिखाई देगा। साथ ही साथ भाषा को लेकर के जो कंफ्यूजन आती है, कहाँ किस प्रकार से स्ट्रक्चर बनेगा, इंस्ट्रक्शन के तौर पर ये जो डाटा मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ये भी आपको बेहतर तरीके से समझ में आता जाएगा जैसे जैसे आप प्रश्नों का अभ्यास करते चले जाएंगे। क्लियर। तो कोशिश करिए कि क्वेश्चंस को पहले आप बनाएं और उसके बाद यहाँ पर जिस तरीके से मैं हल करा रहा हूं उस तरीके से आप भी अप्रोच करते हुए आसानी से प्रश्नों को हल करें। क्लियर। बात करते हैं अगले पूछे गए प्रश्न की। अगले यदि मैं प्रश्न की बात करूंगा, आप कहेंगे पहले हम हल करें, इसके लिए हमें
एटलीस्ट स्क्रीनशॉट तो ले लेने दीजिए, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग, ठीक है। चलिए अगर हम बात करें प्रश्न की, तो अगेन यहाँ पर बात की जा रही है किसकी, 6 पर्सन्स A B C D E एंड F, ईच ऑफ देम हैज डिफरेंट वेट, सभी के क्या है, अलग अलग भार हैं। D इज हैवियर देन F, D क्या है, F से भारी है, D क्या है, F से भारी है। A इज हैवियर देन E, A क्या है, E से भारी है। A इज हैवियर देन E बट लाइटर देन F, लेकिन A क्या है, F से हल्का है, तो इसका मतलब ये है कि A और E भी क्या हो जाएंगे, F के नीचे ही कहीं आ जाएंगे। आगे की यदि मैं बात करूं तो बोला है नो वन इज हैवियर देन C, यानी कि C से भारी कोई भी नहीं है, तो C क्या हो जाएगा, सबसे भारी व्यक्ति हो जाएगा। आगे की यदि मैं बात करूं तो A इज नॉट सेकंड लाइटेस्ट, A सेकंड लाइटेस्ट नहीं है, इट मीन्स यानी कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो बचा हुआ जो व्यक्ति है वो क्या हो जाएगा, सबसे लाइटेस्ट हो जाएगा। बचा हुआ व्यक्ति कौन है, B है। जब B को यहाँ पर हम रख देंगे तो A सेकंड लाइटेस्ट आपका नहीं रह जाएगा। यानी कि इनके अगर हम सीक्वेंस की बात करें तो इस प्रकार से बनता हुआ दिखाई देगा, C D F A E और B, क्लियर। आगे की यदि मैं बात करूं तो बोला है द वन Whose weight is the least is 26, यानी कि जो सबसे हल्का है उसका वजन कितना है, 26 किलो है। और आगे की यदि मैं बात करूं, चौथा सबसे भारी व्यक्ति 37 किलो का, चौथा सबसे भारी, यानी कि सबसे भारी है, पहला सबसे भारी है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, यानी कि इसका वजन कितना दिया गया है, 37 किलो, क्लियर। बात करें यदि हम पूछे गए प्रश्न की, तो पूछा जा रहा है व्हाट विल बी द पॉसिबल वेट ऑफ ई, ई का संभावित भार कितना होगा, यानी कि 26 से ज्यादा होगा और 37 से क्या होगा, कम होगा। जैसे कि यहाँ पर आपको मोर और लेस का लैंग्वेज में यूज होता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि कम और ज्यादा, इट मींस बराबर तो नहीं होगा। यानी कि ई के वेट की अगर हम बात करें तो क्या होगा, 37 किलो से कम होगा और 26 किलो से ज्यादा होगा। 26 किलो से ज्यादा और 37 से कम आपको एक ही विकल्प देखने को मिल रहा है, क्या, 33। और साथ ही साथ ये भी आपको मेंशन किया गया था, ईज वेट इज नॉट एन इवन नंबर, यानी कि ई का वेट जो है वो एक सम संख्या नहीं है। यानी कि यहाँ पर अगर हम 33 की बात करें तो 33 आपका क्या है, एक विषम संख्या है, ठीक है। तो आंसर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 33। अब समझिए बात को, यहाँ पर जब हम दिए गए डाटा से प्रश्नों का अभ्यास करेंगे तो कोई अगर पॉसिबल आपसे क्या पूछा जा रहा है, डाटा पूछा जा रहा है, या जो भी पॉसिबल डाटा बनाए जा सकते हैं, जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर F के वेट की, D के वेट की, C के वेट की, तो 37 से ऊपर कोई भी यहाँ पर नंबर हम ले सकते हैं। एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर कोई नंबर आ रहा है तो दूसरे पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या हो सकता है, वो नंबर आपका बदल सकता है। इससे आपके प्रश्न में या दिए गए डाटा में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। मैंने कहा जब कंडीशन के साथ आपको प्रश्न देखने को मिलते हैं तो एक प्रश्न में कोई कंडीशन अप्लीकेबल हुई प्रश्न के साथ, तो अगले प्रश्न में हमें उस कंडीशन को भूल जाना है। बस हमें याद रखना है दिए गए डाटा को, डाटा हमारे दिमाग में होना चाहिए, इसमें कोई हेरफेर नहीं कर सकते, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, प्रश्न के हिसाब से कंडीशंस को मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर पॉसिबिलिटी के बारे में पूछा है या कंडीशन देकर के पूछता है इफ, तो वो जो कंडीशन या पॉसिबिलिटी है वो केवल और केवल इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन तक एप्लीकेबल होती हुई दिखाई देती। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ वो कंडीशन या पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, आपकी बदली जा सकती है, ठीक है। बात करेंगे अगले प्रश्न की।